नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन प्रणाम देवभूमि। आपके साथ मैं हूं ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सोमवार को विधानसभा में स्पीकर ऋतु खंडूरी ने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई। इस बैठक में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, बसपा विधायक मोहम्मद शहजाद, निर्दलीय विधायक संजय डोभाल मौजूद रहे। शीतकालीन सत्र को लेकर इस बैठक को बुलाया गया था और इस बैठक के बाद स्पीकर ने कहा कि सत्र कहां आयोजित की जाएगी, इस पर निर्णय सरकार जल्द लेगी। साथ ही कहा कि 9 नवंबर को गैरसैंण में जल्द राज्य स्थापना दिवस मनाया जाएगा, जिसमें सभी विधायक पहुंचेंगे। तो वहीं नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य की माने तो विपक्ष सत्र को गैरसैंण में आहूत करवाना चाहता है। आज बैठक इसलिए बुलाई थी कि हम अब आप जान रहे हैं कि 16 दिसंबर से पहले हमें सत्र करना है और ये बैठक इसलिए थी कि हम लोग आपस में चर्चा कर लें कि तारीखों पे चर्चा कर लें और सदन कहाँ हो इसकी चर्चा करें। तो एक अच्छी चर्चा हुई है और सरकार तक हमने अपनी बात अब रख दी है। अब आगे निर्णय सरकार लेती है, जैसे आप जानते हैं वो करेंगे। तो किस तरह की बातचीत रही? तमाम नेता मौजूद रहे, देहरादून सभी इसी देखिए ऐसा है कि 9 को क्योंकि स्थापना दिवस है और मैं आपके माध्यम से भी बताना चाहूँगी सभी को कि 9 को हम गैरसैंण में स्थापना दिवस मनाने जा रहे हैं और मेरा निवेदन भी रहेगा और सभी विधायकों को भी पत्र जाएंगे कि इस बार प्रयास करें कि स्थापना दिवस के अवसर पर गैरसैंण पहुँचें और वहाँ हम सब साथ में स्थापना दिवस मनाएं। तो क्योंकि स्थापना दिवस 9 को है, कुछ हमारे लोग हिमाचल के चुनाव में भी व्यस्त हैं, इसलिए 15 के बाद की अभी बात हुई है, लेकिन अभी तारीख का माननीय अध्यक्ष विधानसभा जी ने जो बैठक बुलाई थी जिसमें मैं भी उपस्थित था और चूँकि आप जानते हैं कि 16 दिसंबर से पहले हमारा विधानसभा सत्र होना है। कहाँ होना है, कब होना है, इसके बारे में चर्चा की और लगभग सभी ने एक मत से कहा कि भाई चूँकि कैबिनेट में भी ये विषय पास होना होता है तो उसमें पास होगा। और माननीय अध्यक्ष जी ने सिर्फ एक सबको एक शुभकामनाएं देते हुए अपनी एक राय व्यक्त करने के लिए बात कही थी और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हमारी कैबिनेट में विषय आएगा तो हम लोग उसमें तय करेंगे सारी स्थिति परिस्थिति को देखते हुए, क्योंकि हमने 16 दिसंबर से पहले तो सत्र लाना ही है, तो उसको बहुत जल्द जब हमारी कैबिनेट की बैठक होगी उसमें हम सरकार की जिम्मेदारी है, दायित्व है कि वो पूरी तरह व्यवस्थाएं दुरुस्त करे। और जो मुझे तो स्मरण है कि तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने विधानसभा में सदन में कहा कि इसको स्थायित्व देने के लिए इसकी जो बुनियादी सब आवश्यकताएं हैं उसके लिए 25,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था सरकार आने वाले भविष्य में करेगी। तो कमिटमेंट है भाजपा का, उसको भी पूरा करना चाहिए सरकार। गैरसैंण में ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने के बाद से अब तक केवल एक ही सत्र गैरसैंण में करवाया गया है, जो उस वक्त के तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत की सरकार में कराया गया था। जबकि पुष्कर सिंह धामी के मुख्यमंत्री बनने के बाद से एक भी सत्र गैरसैंण में नहीं हुआ है। विपक्ष के इन हमलों पर जवाब देते हुए भाजपा प्रवक्ता विपिन कैंथोला ने बताया कि गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने का कार्य बीजेपी सरकार में ही हुआ है। विधानसभा के इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी कार्य लगातार किया जा रहा है। अगले साल से ग्रीष्मकालीन सत्र गैरसैंण में ही करवाए जाएंगे, ऐसा भाजपा का आश्वासन है। हम चाहते हैं गैरसैंण में सत्र हो। मैं तो इस बात का व्यक्तिगत, अगर करण मेहरा एज ए अध्यक्ष ना पूछे, करण मेहरा की हैसियत से पूछे, क्योंकि मैं आंदोलनकारी रहा हूँ, जेलों में रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि गैरसैंण, क्योंकि पर्वतीय राज्य की जो अवधारणा थी वो इसीलिए थी कि पहाड़ के लोगों की पीड़ा को, उनके दुख दर्द को कोई नहीं समझता। तो हम चाहते हैं कि स्थायी राजधानी के रूप में वो स्थापित हो और उसके लिए कांग्रेस ने स्टेप भी उठाए, वहाँ इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बना। लेकिन इस समय सत्र बुलाने के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ, 6 साल सरकार हो गई, जहाँ कांग्रेस छोड़ के गई थी वहीं आज गैरसैंण है।
जो वहाँ हमारे सुरक्षाकर्मी हैं उनके लिए बर्फीले तूफान को झेलने के लिए कोई स्ट्रक्चर तैयार नहीं है, चतुर्श्रेणी कर्मचारियों के आवास अभी तक नहीं है, ड्राइवरों के रहने के लिए आवास नहीं है, जो वहाँ पुलिसकर्मी हैं उनके लिए सुविधाएं आज तक नहीं है, तो उनके लिए भी सुविधाएं करनी चाहिए। और अब तो आधुनिक भारत है, सोलर पैनल्स लगा के इत्यादि करके वहाँ उसको सेंट्रली हीटेड एरिया डेवलप किया जा सकता था और वहाँ सत्र चलना चाहिए। और हम चाहते हैं कि पर्वतीय क्षेत्र की पीड़ा को समझने के लिए ज़रूरी है कि उसकी राजधानी ही नहीं, उसकी जो सत्र हैं वो पहाड़ों में हो, ताकि अधिकारी, कर्मचारी और नेता पहाड़ में रहने वाले लोगों का जो जीवन, कठिन जीवन है, उसको समझ सके और उसके अनुरूप हमारी नीतियाँ बन सके। हम चाहते भारतीय जनता पार्टी तो गैरसैंण को पहचान किस प्रकार के से मिल सके उस पर काम करती है। और भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है कि हमने कहा था कि हम गैरसैंण को उसकी पहचान दिलाएंगे, हम उस पर काम कर रहे हैं। हमने गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया है। वहाँ जो इंफ्रा को लेकर के जो काम है, जो बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर होनी है, उस पर तेज़ी से काम चल रहा है। और निश्चित रूप से आने वाले समय में गैरसैंण को बेहतर पहचान मिल सके, गैरसैंण की पहचान उत्तराखंड की पहचान है, उस पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना पहले ही रुख साफ कर दिया। वहीं भारतीय जनता पार्टी का टिहरी सांसद माला राज्यलक्ष्मी शाह से संपर्क नहीं हो पा रहा है। पार्टी के प्रदेश महामंत्री ने खुद संगठन को इसकी जानकारी दी। दरअसल बीजेपी प्रदेश संगठन ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुनने के लिए हर विधानसभा और लोकसभा क्षेत्र में कार्यक्रम आयोजित किए थे। इसमें सभी सांसदों की ड्यूटी लगाई गई थी। कार्यक्रमों में सांसदों के समन्वय पर जिम्मा पार्टी के प्रदेश महामंत्री राजेंद्र सिंह बिष्ट को दिया गया था और उनकी ओर से तैयार किए गए कार्यक्रम में सभी सांसदों और मन की बात के लिए चिन्हित स्थान पर जिक्र किया गया। लेकिन टिहरी सांसद माला राज्यलक्ष्मी के नाम के आगे लिखा गया कि उनसे संपर्क नहीं हो पाया। इससे सांसद माला राज्यलक्ष्मी और प्रदेश संगठन के बीच तालमेल की असलियत खुलकर सामने आ रही है। सोशल मीडिया में वायरल हुआ पत्र बीजेपी के प्रदेश महामंत्री राजेंद्र सिंह बिष्ट की ओर से तैयार की गई सांसदों के कार्यक्रम की सूची सोशल मीडिया में वायरल हो रही है। लोग बीजेपी संगठन और सांसद के बीच संपर्क न होने पर लगातार चुटकी ले रहे हैं। कई लोग इसे डबल इंजन में आई तकनीकी खराबी करार दे रहे हैं। ये उनका अंदरूनी मामला है, लेकिन उनका क्या कहना है मुझे पता नहीं। लेकिन जब मैं टिहरी इत्यादि के दौरे पे गया था, श्रद्धेय सुमन जी के आवास पे भी मैं गया था, तो लोगों का ये कहना था कि साहब राज परिवार है, आता जाता तो है नहीं, जीतते कैसे हमें पता नहीं है। और पहले के जो टैक्सेस और वो लगे थे जिसका विरोध आदरणीय श्रद्धेय सुमन साहब ने किया था, उसके बावजूद वो जीतती हैं, लोगों के बीच में नहीं जाती। ये शिकायत तो पब्लिक की है। बीजेपी को तो ये बताना चाहिए उन्होंने टिकट क्यों दिया और उनको उन जैसे व्यक्तित्व के लोगों को जो जिनका जनता से कोई सरोकार नहीं है, उनको केवल एक सीट बढ़ाने के लिए टिकट दिया गया या उनसे काम लेने के लिए टिकट दिया गया। ये तो बीजेपी को जवाब देना है। ये उनका मंत्री जी का कार्यक्रम मन की बात जारी होता है, उसमें बताया जाता है कौन मंत्री कौन सांसद कहाँ पर रहकर माननीय प्रधानमंत्री जी की बात सुनेंगे। उन्हीं के जो आदेश जारी हुए हैं उनके अनुपालन में जो सूची जारी होती है कि कौन कहाँ जाएगा, उसमें 5 नंबर पर टिहरी सांसद के आगे लिखा कि संपर्क नहीं हो पा रहा। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। जिस सांसद से उनकी पार्टी संपर्क नहीं कर पा रही, आम जनता क्या करती होगी। टिहरी का मैं हाल जानता हूँ, वहाँ पे वो देखने के लिए भी नहीं मिलती हैं। आज तक किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में, पब्लिक में, जनता दरबार में, जनता के बीच में कामों का निरीक्षण करने में कुछ नहीं। बस रानी हैं तो भाई रानी, अब देखिए हमारे यहाँ भी एक राजा थे, ऐसी रानी है। तो भाई अब ये राजा रानी के बारे में हम क्या कह सकते हैं, तो उनका अपना तरीका होता है रहने खाने पीने का। प्रधानमंत्री किसने कहा कि असुविधा हुई? कोई किसी प्रकार असुविधा नहीं। हमारे सांसद, हमारे विधायक लगातार अपने संगठन के और पार्टी विधायक के संपर्क में रहते हैं। और जिस की आप बात कर रहे हैं, वो एक हमारा एक अंदरूनी पत्र था, उस पत्र में वो किसी ने वायरल किया है, लेकिन इस प्रकार कोई बात नहीं है। हमारे सांसद लगातार कार्यकर्ताओं और पार्टी विधायकों और संगठन के संपर्क में। तो वही लैंसडाउन का नाम बदलने की तैयारी पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि जब सरकारों के पास जनता के बताने के लिए कुछ नहीं होता है तो पुराने कभी ब्रिटिशकालीन कभी मुगलकालीन नाम को बदलने का एक परपंच रचते हैं। हरीश रावत ने कहा कि शहरों का नाम बदलने की जगह बीजेपी को विकास पर ध्यान देना चाहिए। वहीं बीजेपी ने भी हरीश रावत पर पलटवार किया है।
पूरे देश का सर्वांगीण विकास हो रहा है और उनके नेतृत्व में देश और दुनिया में भारत एक शक्ति के रूप में उभर रहा है। और उन्होंने, माननीय मोदी जी ने देश को, भारत के नए निर्माण की बात की है और उसी के तहत जब हमारी गुलामी की जो पहचान कई अंश यहाँ देश के अंदर हैं, उनको हटा करके अपने नए भारत के निर्माण की बात चल रही है। उसी के तहत अगर ये कदम कई जगह उठाए जा रहे हैं देश में, तो एक सराहनीय कदम है। और ये जो गुलामी की जो हम निशानियाँ हैं, उनको हटा करके अगर नए नाम जो हमारी सांस्कृतिक पहचान के रूप में जाने जाते हैं नाम, उसके और हमारी इतिहास में जो हमारी परंपराएं, उसके तहत अगर कोई नाम रखे जाए तो बहुत। वहीं देश आज लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की कल 147 जयंती मना रहा था और इस मौके पर पूरा देश सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद कर रहा है। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस मौके पर चंपावत जिले के बनबसा में रन फॉर यूनिटी को हरी झंडी दिखाई। इस अवसर पर भाजपा के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। रन फॉर यूनिटी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद भी दौड़े। इससे पूर्व सीएम ने बच्चों को एकता की शपथ दिलाई। सीएम ने कहा कि हमें प्रण लिया है कि उत्तराखंड को टीबी मुक्त और ड्रग्स मुक्त दें। हम सभी लोग प्रण लेंगे कि सभी को जागरूक करेंगे कि वह ड्रग्स से दूर रहेंगे। हमारे समान नागरिक संहिता के मॉडल को अब गुजरात भी लागू करने की तैयारी कर रहा है। राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर हरिद्वार में गंगा रन 2022 का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने शिरकत की। उन्होंने कहा कि गंगा की निर्मलता और अविरलता के उद्देश्य से जुड़े अनेक आयोजन में गंगा रन की भी अपनी लोकप्रियता है। जागरूक नागरिक इसमें बढ़ चढ़कर भागीदारी कर रहा है। उधर केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने भी निजीकरण से इनकार किया है और इस कार्यक्रम में हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक भी मौजूद रहे। सरदार पटेल जी की ये जयंती पर पूरे देश के अंदर राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में हम सब मना रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसके लिए विशेष प्रेरणाएं दी हैं और माननीय गृह मंत्री जी ने संपूर्ण देश की सभी संस्थाओं को, उपक्रमों को एक विशेष निर्देश दिया है कि अमृतकाल के राष्ट्रीय एकता दिवस को बहुत उल्लास के संग मनाया जाए। उसी क्रम में भारी उद्योग मंत्रालय के लोगों ने आज भेल की यहाँ आज इस राष्ट्रीय एकता दिवस में साथ में इस आज ये रन फॉर यूनिटी में दौड़ रहे माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं आज सुबह स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि देते हुए ये संकल्प कि हम सब मिलकर के देश को श्रेष्ठ, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत बनाएं, ऐसा देश का आह्वान किया है। आज नमामि गंगे जो गंगा के अविरल बनाए रखने और गंगा को निर्मल बनाए रखने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से यशस्वी तरीके से काम कर रही है, उनके तत्वावधान में आज ये रन फॉर यूनिटी का आयोजन इस पवित्र स्थल पर किया गया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती और इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर कांग्रेस ने एक विचार गोष्ठी का आयोजन कांग्रेस कार्यालय में किया। कांग्रेस नेताओं ने पुष्प चढ़ाकर दोनों ही नेताओं को श्रद्धांजलि अर्पित की और इसी दौरान प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने बताया कि दोनों ही कांग्रेस के बड़े चेहरे रहे और देश के विकास के लिए अपना योगदान पूरे जीवन काल देते रहे। इस आयोजन का मकसद जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो उपलब्धियां रही हैं उनका, क्योंकि आज जन्म दिवस है, जयंती है और इंदिरा जी का शहादत दिवस है। दोनों ही महान विभूतियां कांग्रेस से हैं और उन्होंने राष्ट्र के लिए अनेकों कार्य किए हैं और उनका बलिदान इंदिरा जी का जो है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, जिसकी जानकारी नई पीढ़ी को होनी चाहिए। इसीलिए गोष्ठी का आयोजन हमने किया है और जो विचार आने चाहिए वो आने थे, क्योंकि एक पार्टी विशेष अब पटेल साहब को अपने से जोड़ के देखने की कोशिश कर रही, उन पटेल को जिन्होंने उनके आरएसएस पे बैन लगाने का काम किया था। सारे विषयों को हम यहाँ गोष्ठी में बोलना चाहते हैं। हम अपने कार्यकर्ताओं के संग चर्चा विमर्श कर रहे हैं और आज हम गुजरात में जो पुल गिरने से
लगभग 150 लोगों की मृत्यु हुई है, उस पर भी यहाँ मौन और शोक सभा करेंगे, क्योंकि यही मोदी थे जो एक पुल टूटने में 70 लोगों के मरने में कह रहे थे कि ये ईश्वर का इशारा है कि हमको क्या करना चाहिए, और कांग्रेस ने ख़त्म कर दिया। आज 150 लोग गुजरात में मरे हैं, इसका जवाब नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार, उनकी पार्टी को देना पड़ेगा। पौड़ी जिले के नवनियुक्त एसएसपी श्वेता चौबे ने कार्यभार ग्रहण कर लिया है। इस मौके पर उन्होंने कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस अधिकारियों की बैठक भी ली। बैठक में एसएसपी ने सभी थाना प्रभारियों को फरियादियों की शिकायतों का त्वरित निस्तारण कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। एसएसपी कार्यालय में आयोजित बैठक में नवनियुक्त एसएसपी ने पुलिस के 3 मूलभूत कार्य अपराध की रोकथाम, यातायात व्यवस्था और शांति व्यवस्था के बारे में बताया। उन्होंने सभी प्रभारी निरीक्षक और थाना अध्यक्ष को अपने क्षेत्रों में सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने के निर्देश दिए। तो वहीं सभी संबंधित अधिकारियों को अपने अधीनस्थों के साथ लेकर टीम भावना से कार्य करने को भी कहा। एसएसपी ने महिला संबंधित अपराधों पर थानों में गठित महिला हेल्प डेस्क के माध्यम से त्वरित कार्रवाई करने और अपने थाना क्षेत्रों में स्कूल, कॉलेज और सार्वजनिक स्थानों पर जागरूकता अभियान चलाने को कहा है। मेरे द्वारा जनपद पौड़ी गढ़वाल का कार्यभार ग्रहण किया गया। उसके तत्पश्चात जो है सभी थाना प्रभारियों से मैंने मीटिंग भी की। जो सभी इकाई प्रभारी हैं उनको भी एक क्लियर रूप में जो संदेश दिया गया वो यही था कि हमारी जो पुलिसिंग है वो विक्टिम ओरिएंटेड होनी चाहिए। जो शिकायती फरियादी जो भी हमारे पास पीड़ित आ रहा है उसकी शिकायतों को तत्परता से सुना जाए, संवेदनशीलता से सुना जाए और उसका निस्तारण किया जाए। इसके अलावा जो है महिला अपराध के लिए भी सभी को बताया है कि जो भी पीड़िता आती है, जो हमारे थाने में महिला हेल्प डेस्क बनाया गया है उसे और अधिक सुदृढ़ किया जाए और जो महिलाएं आती हैं उनकी समस्याओं को सुना। नैनीताल के नारायण नगर क्षेत्र में कूड़ा निस्तारण प्लांट का विरोध कर रहे स्थानीय लोगों की एसडीएम और तहसीलदार से बहस हुई। स्थानीय लोग कूड़ा निस्तारण प्लांट का विरोध कर रहे हैं। उन्हें समझाने के लिए प्रशासन काफी प्रयास कर रहा है, लेकिन प्रदर्शनकारी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि क्षेत्र में कूड़ा निस्तारण प्लांट स्थापित होना तो आगे आने वाले समय में पूरे क्षेत्र में वायु प्रदूषण और कई बीमारियां फैलाएगा। साथ ही क्षेत्र की जनता को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। लिहाजा जल्द से जल्द नारायण नगर क्षेत्र में बन रहे कूड़ा निस्तारण प्लांट को अन्य स्थान पर शिफ्ट किया जाए। जब तक स्थान परिवर्तित नहीं होगा तब तक क्षेत्रवासियों का धरना जारी रहेगा। पौड़ी जिले के सीमा से लगे यूपी के कालागढ़ क्षेत्र में निजी हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी आ गई, जिसके कारण हेलीकॉप्टर के बीच जंगल में आपातकालीन लैंडिंग हुई। घटना के वक्त हेलीकॉप्टर में 2 पायलट और 1 यात्री शामिल थे। बताया जा रहा है कि यह हेलीकॉप्टर देहरादून से हल्द्वानी जा रहा था, तभी रास्ते में हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी आ गई। हेलीकॉप्टर को पायलट कैप्टन राजकुमार यादव चला रहे थे। दूसरे पायलट कैप्टन रतेश्वर सिंह को एक पैसेंजर के रूम में अरुण कुमार सिंह, ब्यूरो ऑफ सिविल डिफेंस डायरेक्टर देहरादून मौजूद थे। इन तीनों लोग हेलीकॉप्टर में मौजूद थे। ये पवन का हेलीकॉप्टर उत्तराखंड की नागरिकों की सेवा में चलता है, जो देहरादून से हल्द्वानी जा रहा था। और हमारे हेलीकॉप्टर में एक वार्निंग लाइट आई, जो एक तरह की एक आपातकालीन स्थिति है। तो इसमें हमने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के एक्शंस को फॉलो करते हुए हमने यहाँ ओपन ग्राउंड को सेलेक्ट किया और सेफली जहाज़ को उतारा। और हमारे साथ एक पैसेंजर हैं जो इंसिडेंटली डीजीसीए के रिप्रेजेंटेटिव हैं, और ये भी आपको बताएंगे कि जहाज़ एकदम सुरक्षित उतरा है। जहाज़ और सारे इसके ऑक्यूपेंट्स एकदम सेफ एंड साउंड हैं। और तुरंत ही मौके पर सैकड़ों लोगों की भीड़ आ गई थी, लेकिन प्रशासन की तरफ से पुलिस। वहीं गुजरात के मोरबी में पुल गिरने और बड़ी संख्या में हुई जनहानि की घटना को देखते हुए उत्तराखंड लोक निर्माण विभाग की सतर्क हो गया है। विभाग के प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रमुख अभियंता से प्रदेश में पुल और वैली ब्रिजों की रिपोर्ट तलब कर ली गई है। आर.के. सुधांशु ने जानकारी देते हुए बताया कि ऋषिकेश के निकट एक पुल का संचालन
आवागमन रोका गया है। लोगों का दबाव पुल को लेकिन जनहानि को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है और पुल पर आवागमन को बंद कर दिया गया है। प्रमुख सचिव के मुताबिक अभियंताओं से प्रदेश में ऐसे पुलों की भी रिपोर्ट मांगी गई है जिन्हें बी स्तर से ए स्तर में परिवर्तित किया जाना है। इस श्रेणी का आशय पुलों के वहन कैपेसिटी को बढ़ाना है और आर.के. सुधांशु के मुताबिक रिपोर्ट के आधार पर जल्द बैठक करते हुए इन पुलों की कैपेसिटी बढ़ाने का भी निर्णय लिया जाएगा। मैंने स्पष्ट रूप से निर्देश दिए हैं कि अगर इस तरह के क्षतिग्रस्त अगर पुल हैं तो उसमें जो ऑडिट होता है, एक तो नियत अंतराल पे उसका सेफ्टी ऑडिट होता है, उसके लिए स्पष्ट रूप से लगातार निर्देश दिए गए हैं कि वो ऑडिट करके और उसको अगर यातायात के लिए सुचारू है हो सकती है तो उसको यातायात के लिए सुचारू उसको रखा जाए। आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि ऋषिकेश के पास एक बहुत ही पुराना पुल था गंगा नदी पे, जिसमें कि वो ऑडिट में ये बात आई कि ये अब इवन पैदल चलने के लायक नहीं है, तो उस पुल को बंद कर दिया गया है। और उस संबंध में बहुत सारे रिक्वेस्ट भी आई कि इसको खोला जाए क्योंकि इससे दूरी बढ़ जा रही है और इस तरह की दिक्कतें आई, लेकिन चूंकि वो सुरक्षित नहीं था तो उसको बंद कर दिया गया। इसी तरह से इवन हम लोग इस स्तर पर भी कार्रवाई कर रहे हैं कि अगर कुछ ऐसे पुल जो काफ़ी पुराने हैं और बी श्रेणी के हैं लेकिन वेहिकुलर मूवमेंट को देखते हुए अब उसको ए श्रेणी में कन्वर्ट करने की ज़रूरत हुई है, उसके लिए भी प्रमुख अभियंता को स्पष्ट रूप से निर्देश दिए गए हैं कि उस संबंध में शीघ्र सूची उसकी तैयार कर ली जाए। वहीं जिलाधिकारी अल्मोड़ा वंदना ने सोमवार को कलेक्ट्रेट में कोसी नदी स्वच्छता अभियान कार्यक्रम को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वंदना ने बताया कि आगामी 7 नवंबर को जिला प्रशासन क्लीन कोसी ड्राइव अभियान चलाने जा रहा है। अभियान के तहत कोसी नदी के किनारे प्रशासन सफाई अभियान चलाएगा। कोसी नदी की उद्गम क्षेत्र कौटली में ख्वारब का करीब 51 किलोमीटर क्षेत्र में सफाई की जाएगी, जिसमें विभागीय अधिकारी, कर्मचारी, स्कूली बच्चे, ग्रामीण और स्थानीय लोग सफाई करेंगे। इस अभियान में 35 ग्राम सभाएं शामिल होंगी। अभी कोसी की स्वच्छता के लिए एक दिवसीय एक वृहद अभियान हम लोगों ने 7 तारीख को प्लान किया है, जिसमें विभिन्न स्वयंसेवी संगठन, महिला मंगल दल, स्वयं सहायता समूह, गांव के जो समीपवर्ती गांवों के लोग हैं, स्कूलों के बच्चे हैं, अधिकारी कर्मचारीगण हैं, वो पार्टिसिपेट करेंगे। और इसका उद्देश्य अल्मोड़ा जनपद की सीमा में कोसी नदी का जितना भी स्ट्रेच पड़ता है उसको एक दिवसीय अभियान के माध्यम से पूरा साफ़ कराया जाना और उसमें जो भी पुराना जगह जगह कूड़े के ढेर या लेगेसी वेस्ट के बड़े बड़े ग्राउंड्स क्रिएट हो गए हैं वो सबको क्लीन कराया जाना है। 50 किलोमीटर से ज़्यादा का स्ट्रेच है और इसको हम लोगों ने लगभग 62 सेक्टर्स के अंदर विभाजित किया है और अलग अलग एरिया को 500-500 मीटर के कुछ स्ट्रेचेस में बांटा है। कोसी नदी के दोनों किनारों को इसमें टेकअप किया है। अभी वहीं मसूरी झूला घर के झूला हटाए जाने का नवीन रस्तोगी सहित कई लोगों ने जमकर विरोध भी किया। इसके बावजूद भारी पुलिस बल की मौजूदगी में मसूरी नगर पालिका ने झूला को हटा दिया, जिसका कांग्रेस नेता मेघ सिंह कंडारी और मसूरी व्यापार मंडल अध्यक्ष रजत अग्रवाल ने झूला हटाए जाने को लेकर जमकर बवाल भी किया। उन्होंने कहा कि पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता की शह पर झूले को हटाया जा रहा है। हाल ही में झूला घर में झूले का टेंडर लेने वाले लोगों ने भी जमकर गुंडाई की, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। वहीं झूला स्वामी नवीन रस्तोगी ने कहा कि पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता ने षड्यंत्र के तहत झूले को हटाया है, जिसके खिलाफ वह न्यायालय की शरण में जाएंगे। खुली दादागिरी नगर पालिका द्वारा यहाँ पर चल रही है। इसमें जो नवीन रस्तोगी हैं उनके पुराना झूला था, पुराने समय में नगर पालिका ने उन्हें आश्वासन दिया था और पीढ़ियों से उनका झूला चला आ रहा है और इनके पास कोर्ट का स्टे भी है, डिग्री इनके पास है। उसके बावजूद इनकी सुनवाई यहाँ पर नहीं हो रही। नगर पालिका द्वारा जो है खुली धांधली, खुला जो है दादागिरी यहाँ पे की जा रही है और इसी का विरोध करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। आपके माध्यम से हमारा निवेदन है, हम नगर पालिका को चेताना चाहते हैं रस्तोगी परिवार की तरफ से कि उन्होंने अभी यहाँ पर ईओ साहब ने भी आश्वासन दिया कि हम उनका काम यहाँ पर करेंगे, उनका झूला जो है यहीं पर लगवाएंगे। अगर ये झूला नहीं लगा उनके आश्वासन देने के बाद तो हम यहीं पर उनके साथ भूख हड़ताल में बैठेंगे, आमरण अनशन में बैठेंगे। हमारे पास पहले से था, जब झूलाघर का रेनोवेशन हुआ 2016 में, हमें आश्वासन दिया गया कि रेनोवेशन के बाद पहले की भांति आपका झूला वहाँ फिर से स्थापित किया जाएगा। रेनोवेशन होते होते लगभग हमें 7 साल हो गए, तब से हमें
रोजी रोटी के लिए बड़ी मुश्किलें आ रही हैं। अध्यक्ष जी से के पास काफ़ी बार मिला, उन्होंने मुझे पूरा आश्वासन दिया कि आपका झूला लगेगा। ये नहीं, कई दिन पहले भी, परसों भी मुझे अध्यक्ष जी मिले, बोले आप अपना झूला लगाइए। दूसरी बात इसमें यह है, झूले के जो झूला इधर स्थित है, इसमें एक पक्षी डिग्री मिल रखी है हमें कि ये झूला यहाँ से हट नहीं सकता। अनुमति मेरी अध्यक्ष जी से बात हुई थी, उन्होंने बोला आप अपना झूला लगाइए, जैसे आपकी दुकानें मिल गई आपको झूला भी मिलेगा। तो क्या उनके अनुमति के बाद झूला लगाया गया है? बिल्कुल, उनसे अनुमति ली गई है और तभी ये झूला है यहाँ पे। मनमोहन सिंह मल जी द्वारा और उनकी बोर्ड द्वारा झूलाघर स्थित झूला और समस्त दुकानें तोड़ दी गई थी, इस आश्वासन के साथ कि अगले 2 से 3 साल में नया प्रारूप झूलाघर का दिया जाएगा, नया झूला लगाया जाएगा। लेकिन बहुत ही सोचने का विषय है कि 8 साल पूरा होने के बाद भी आज तक ना तो झूलाघर का नव निर्माण पूरा करा गया और ना ही ये नया झूला लगाया गया। कल रात में अवैध रूप से ये झूला लगा है, इसकी कोई अनुमति नगर पालिका द्वारा नहीं दी गई है। मुझे सुबह इसकी जानकारी मिली, जो मेरे द्वारा एसडीएम साहब के संज्ञान में और कोतवाल साहब के संज्ञान में लाई गई और एसडीएम साहब द्वारा भी इसको तत्काल हटाने के निर्देश दिए गए। ये झूला देख के भी वैसे खतरनाक लग रहा है कि कभी कोई दुर्घटना इससे हो सकती है, तो इसलिए इसको हटा दिया गया है यहाँ से। पर क्या इसमें आप एफआईआर भी दर्ज कर रहे हैं? हाँ, एफआईआर दर्ज करी है हमने। पर यहाँ पर भारी लोग ज़्यादा दिख रहे हैं, नगर पालिका के तो कम है, पर भारी लोग जिनका टेंडर होना है वो आके ये झूला हटा रहे, तो ऐसे क्या समझे, को समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, हमारा तो अपना स्टाफ है जो झूला खोलने के लिए और जो उसके देखरेख कर रहे हैं, हमारे एसआई हैं, हमारे ओएस हैं, सारा स्टाफ यहाँ पे है। मैं क्यों हटवा रहे हैं झूला? मैं खुद यहाँ पे हूँ, वो हमारे कर्मचारी। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।